नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं अलग अलग तरह की कॉस्ट, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। आप सब लोग इस कॉस्ट को एक बार सब पढ़ लेना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा रखता हूँ आप सब लोगों ने ये कॉस्ट एक बार पढ़ी होगी। उसमें आप लोग ये कॉस्ट, जैसे दो पहली कॉस्ट रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा सबके लिए कि सर ये क्या है, ये कैसा खर्चा है। ये दोनों ही खर्चे को हम नाप नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों ही खर्चे कुछ ना कुछ हमें समझाते हैं लाइफ में। तो जो रियल कॉस्ट है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो पुराने अर्थशास्त्री थे, उन लोगों ने एक ख्याल दिया था और उसको अच्छे से समझाया प्रोफेसर मार्शल ने। अब यहाँ पर रियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? रियल कॉस्ट में हमें मार्शल ये समझाते हैं कि इस दुनिया में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और ख़ास करके उसमें जो लेबरर है, जो इंसान है, ठीक है, वो जब भी कुछ ना कुछ काम करता है एज अ वर्कर, एज अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एज अ कैपिटलिस्ट, जब भी कुछ काम करता है तो उसको या तो फिजिकल या तो मेंटल स्ट्रेस उठाना पड़ता है, बर्डन उठाना पड़ता है। कोई ना कोई काम करेंगे तो शारीरिक या तो मानसिक मेहनत लगेगी। जैसे मान लो कि मैं एज ए लेबरर, आप एज अ लेबरर, हम लोग एज अ लेबरर कहीं पर काम कर रहे हैं तो पूरा दिन कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिजिकल स्ट्रेस होगा, थकान होगी, रात को थक जाएंगे हम लोग काम करते करते। अगर मान लो हम लोग कैपिटलिस्ट है, हम लोगों ने कंपनी में पैसे लगाए हैं, तो मेंटल स्ट्रेस होगा कि ये कंपनी अच्छे से चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अगर ये कंपनी डूब गई तो क्योंकि हमने पैसे लगाए हैं। और अगर मान लो हम लोग एंटरप्रेन्योर है, हम उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, चारों फैक्टर्स, एंटरप्रेन्योर इज द वन हु मैनेजेस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मान लो हम लोग एंटरप्रेन्योर है, हम सारे फैक्टर्स को मैनेज कर रहे हैं, तो एज ए एंटरप्रेन्योर मेंटल प्रेशर रहता है कि अगर मान लो फ्यूचर में हमारी डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी, कोई कंपटीशन आ गई तो, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो एज ए लेबरर हो, एज ए कैपिटलिस्ट हो या एज ए एंटरप्रेन्योर हो, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस उठाना पड़ता है। हमें थकान होती है, शारीरिक या तो मानसिक, और उसी के बदले में ही पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो रियल कॉस्ट को हम नाप नहीं सकते एज ए लेबर। अगर मैं कहीं पर काम करता हूं तो क्या मैं किसी को ये बोलूंगा कि मैं थक गया हूं, लेकिन कोई मुझे पूछेगा कितना थक गए हो, तो क्या मैं उसको नाप सकता हूं? 500 का थक गया हूं, 1000 का थक, नहीं, मैं नहीं नाप सकता उसको। तो ये जो थकान है, ये जो मतलब जिसको बोलते हैं हम, ये थकान है, फिर ये जो चिंता होना, कितनी चिंता हो रही है, तो उसको नाप नहीं सकते। ये जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है, वी कैन नॉट मेजर रियल कॉस्ट। लेकिन हाँ, जो भी काम करता है, आपके पापा काम करते हैं, आप लोग फ्यूचर में काम करोगे, तो आपको भी ये फिजिकल या तो मेंटल स्ट्रेस उठाना पड़ेगा, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रियल कॉस्ट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, हम लोग अंदर से पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट वॉज गिवन बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। दे हैड प्रेजेंटेड दिस कॉन्सेप्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, land and labor, but in modern times this concept is considered in the context of capitalist and entrepreneur also. जब इन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था तो सिर्फ लैंड और लेबर के बारे में प्रेजेंट किया था, लेकिन आज के समय में ये कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो मैंने आप लोगों को समझाया। अकॉर्डिंग टू मार्शल, the laborers, capitalists and entrepreneurs who are involved in the process of production bear psychological and physical burden. जो लेबरर्स है, मजदूर है, जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति जिनके पास बहुत पैसे, और जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस को मैनेज करते, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको या तो साइकोलॉजिकल या तो फिजिकल बर्डन उठाना पड़ता है। शारीरिक या तो मानसिक थकान होती ही है उनको। सच बर्डन इज कॉल्ड रियल कॉस्ट। यही वास्तविक खर्च है, यही रियल कॉस्ट है। मनी स्पेंट बाय मेनी प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन वर्क ऑफ गुड्स इज नॉट ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट बट फैटिक, बॉर्डम, टेंशन, स्ट्रेस faced by the laborers. The capitalists who sacrifice their saving and capital face anxiety, insecurity and indecisiveness are the factors included in the real cost. जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए पैसा खर्च करता है, वही सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है, लेकिन लेबरर्स को जो थकान लगती है, जो कंटाला आता है, जो टेंशन होता है, जो स्ट्रेस होता है,
कैपिटलिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेविंग्स अपनी बचा कर रखी है और जो अपनी सेविंग सेक्रीफाइस कंपनी को दे देते हैं, उनको चिंता होती है, एंग्जाइटी चिंता होती है, इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं पर ये कंपनी बंद हो गई तो, और इंडिसिसिवनेस मतलब कहीं पर कोई स्कैम करके कोई चला गया तो, ये सारे फैक्टर्स भी रियल कॉस्ट में शामिल होते हैं। रियल कॉस्ट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन मॉनेटरी टर्म, देयरफॉर रियल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। इसको हम नाप नहीं सकते हैं, इसलिए नॉन मॉनेटरी कॉस्ट है, और इसलिए ही अकाउंटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। किसको कितनी थकान लगी है, किसको कितना कंटाला आया है, नहीं, ये इंक्लूड होता नहीं है, और इसका हिसाब भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप लोगों को और मुझे इसमें से क्या समझने को मिलता है कि ज़िंदगी में मेहनत के बिना या तो फिज़िकल या साइकोलॉजिकल बर्डन के बिना स्टार्टिंग में देखो, हाँ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों को बाद में तो अच्छा बैठे बैठे आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जब उसको स्टार्टिंग में खड़ा करते हैं, कस्टमर का बेस बनाते हैं, तो कहने का मतलब रियल कॉस्ट हमें और आपको ये समझाता है कि बर्डन उठाए बिना, साइकोलॉजिकल या तो फिजिकल बर्डन उठाए बिना हम लोगों को बदले में कुछ मिलेगा नहीं, रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जितने भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उनको ये बर्डन उठाना पड़ता है। और आप चाहो तो प्रैक्टिकली आप अपने पापा से जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं आपके घर में, आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई कस्टमर को मैनेज, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो कस्टमर को मैनेज करने में कितना प्रॉब्लम होता है, कितना उसमें मतलब मेंटल स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। ठीक है, कहीं पर काम करते हैं तो वो टाइम टू टाइम काम करके देना पड़ता है उन लोगों को। तो ये सारे साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बर्डन है जो लोग काम करते हैं उनको ये उठाना पड़ता है, और उसी को हम रियल कॉस्ट बोलते हैं। Professor Marshall says the factors of production face this real cost, and to attract them, return is given in the form of wage, interest and profit. प्रोफेसर मार्शल ये बोल रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर क्या है, लेबरर क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये रियल कॉस्ट उठानी पड़ती है, और इसीलिए उनको बदले में रिटर्न मिलते हैं। लेबरर्स को वेजिस मिलते हैं, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। बिना बर्डन उठाए उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग रियल कॉस्ट इंक्लूड्स फैटिंग, बॉर्डम, पेन, सेक्रीफाइस एंड एंग्जाइटी। रियल कॉस्ट में थकान, कंटाला, दर्द, त्याग, चिंता, इन सब चीज़ों का मतलब समावेश होता है। द गुड्स विच हैव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आर डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड। जिसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, मतलब इन सबको नाप नहीं सकते, ये सब हमारे दिमाग के अंदर होता है कि थकान लगी है, चिंता हो रही है, तो इसको नाप नहीं सकते हम लोग। मोर ओवर द स्मोक एमिटेड बाई फैक्ट्रीज क्रिएटेड एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ सराउंडिंग एरिया। जो भी फैक्ट्रियाँ होती है उसमें से जो धुआं निकलता है वो समाज के ऊपर बहुत बुरा असर करता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट करता है, लेकिन वो कितना बुरा इफेक्ट करता है उसको हम लोग नाप नहीं सकते। द एडवर्स इफेक्ट इज ऑल्सो अ कॉस्ट इन अ सोशल व्यू। अगर हम समाज की दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, तो ये भी एक कॉस्ट है, खर्चा है जो आने वाली पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। जितना हम पॉल्यूशन ज़्यादा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो खतरनाक होगा, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर्ड। पर इसको नाप नहीं सकते हैं, तो रियल कॉस्ट, वी कैन नॉट मेजर रियल कॉस्ट। हम लोग रियल कॉस्ट को नाप नहीं सकते दोस्तों। तो ये थी रियल कॉस्ट। देखो दोस्तों, ये रियल कॉस्ट अकाउंटिंग में हिसाब के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको और मुझे सिर्फ इतना समझाती है कि बिना बर्डन उठाए हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। हम अपना बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, हम अच्छी कमाई नहीं कर सकते बिना बर्डन उठाए, साइकोलॉजिकल और फिजिकल, और ये हर एक इंसान को उठाना पड़ता है जो भी काम करता है वो। अब दोस्तों, दूसरी कॉस्ट समझाने से पहले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो समझाने से पहले हम लोग प्रोफेसर रॉबिन्स को याद करें। प्रोफेसर रॉबिन्स क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में? इकोनॉमिक्स जब उन्होंने समझाया तो वो क्या बोलते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इंसान की ज़रूरतें अमर्यादित है, और इस ज़रूरतें पूरी करने वाले, ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो मर्यादित है, लिमिटेड है, और उसके अल्टरनेटिव यूजेज है, उसके वैकल्पिक उपयोग है, मतलब अल्टरनेटिव यूजेज है। जैसे उस वक्त मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाया था कि अगर मान लो किसी का बर्थडे है और उसके पास 1000 रुपये है, और मान लो कि उसको प्लानिंग करना है कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करे,
तो वो जो 1,000 रुपये है वो उसके पास रिसोर्सिस है और वो लिमिटेड है, लेकिन उसके जो यूजेज है वो अल्टरनेटिव है। 1,000 रुपये में दोस्तों के साथ वो रेस्टोरेंट में भी जा सकता है, 1,000 रुपये में वो मूवी देखने भी जा सकता है, 1,000 रुपये में अगर मान लो कोई छोटी सी पिकनिक करनी है आसपास के एरिया में तो वहाँ पर भी जा सकता है। लेकिन ये अल्टरनेटिव यूजेज है। अब उसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान से सुनना। रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। प्रॉब्लम ये है, और ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, एक इंसान, एक 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 फैमिली, एक सोसाइटी, एक कंट्री और पूरे वर्ल्ड की बात है कि भाई सबके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूजेज है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है आप उसका जो बेस्ट यूज है वो कीजिए और बाकी के जो यूज है जो अल्टरनेटिव उसको जाने दीजिए। तो अब यहां पर जो आप जाने दे रहे हो, जो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप रिसोर्सेज जिसमें इस्तेमाल करने वाले हो, उसके लिए जो बाकी के जो यूजेज है वो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, वो जाने देने पड़ेंगे। तो अगर मान लो मेरा बर्थडे है, 1,000 रुपये मेरे पास है, मैं मेरे दोस्तों को रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ, लेकिन रेस्टोरेंट में लेके जा रहा हूँ तो मैं मूवी देखने का ऑप्शन, पिकनिक का ऑप्शन, ये सब मैंने जाने दिया, सेक्रीफाइस किया। तो जो ऑप्शन हम लोग जाने देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मान लो मेरे पास जॉब करने के दो ऑप्शन हैं, या तो मैं पढ़ाई करवा सकता हूँ, या तो मैं एज ए टीचर जॉब कर सकता हूँ, या तो मान लो कि मैंने एमकॉम किया है तो मैं एज ए अकाउंटेंट में जॉब कर सकता हूँ। अब मान लो कि मुझे टीचर मतलब पढ़ाई में मुझे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, एज ए टीचर मुझे ज़्यादा सैलरी मिल रही है और एज एन अकाउंटेंट मुझे कम सैलरी मिल रही है। तो मैं कौन सी जॉब, देखो यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, अल्टरनेटिव यूजेज है, ठीक है। मैं लेबरर हूँ, मतलब मैं काम करने वाला हूँ, तो मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और अल्टरनेटिव यूजेज है। अब टीचर की जॉब सिलेक्ट करूँ या अकाउंटेंट की जॉब सिलेक्ट करूँ, तो टीचर में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो अकाउंटेंट की जॉब को जाने देता हूँ, टीचर की जॉब सिलेक्ट करता हूँ। तो जो मैंने सिलेक्ट किया ना और उसके लिए जो मैंने जाने दिया, और जो जो हम जाने देते हैं उसको ही बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर ये कैसी कॉस्ट है और क्या इसको नाप सकते हैं? नहीं, इसको भी हम लोग नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। और अगर नाप भी सकते हैं तो अकाउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो हम सेक्रीफाइस करेंगे उसको क्यों गिनेंगे? हाँ, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको और मुझे क्या मदद करता है, सिलेक्शन करने में मदद करता है। आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, हम लोग कौन सा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें हमारी मदद करता है। क्योंकि हमारे पास जितने भी लोगों के पास जो फैक्टर्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं और उसके यूजेस अल्टरनेटिव्स होते हैं। The concept of opportunity cost was presented by Austrian economist, but it was properly presented by Marshall. Marshall ने इसको अच्छे से समझाया है। The means of production and alternative uses, जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स मीन्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अल्टरनेटिव यूजेस, दैट इज मोर देन वन यूज, एक से ज्यादा यूज होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हेन अ फैक्टर इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूज। जब आप फैक्टर को किसी एक यूज के लिए, किसी एक चीज के लिए इस्तेमाल करोगे, द अदर यूज इज लेफ्ट आउट, दूसरा जो यूज होगा वो आपको जाने देना पड़ेगा। और द सेम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अदर पर्पस, देयरफॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव विच वन इज लेफ्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। आपने जो जाने दिया ना, जो सेक्रीफाइस कर दिया, वही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। For example, on the field or piece of land of wheat is produced, then at the same time on the same piece of land other food grain crop cannot be produced. हमारे पास एक ज़मीन है और वहाँ पर हम लोग वीट कल्टीवेट कर रहे हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, वीट कल्टीवेट करें या राइस कल्टीवेट करें। अगर मान लो हम लोग वहाँ पर वीट कल्टीवेट करते हैं और राइस वाला ऑप्शन हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया, तो जितने वीट कल्टीवेट किए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो जो राइस का ऑप्शन हमने जाने दिया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वर्कर इज वर्किंग इन टेक्सटाइल मिल, सो एट द सेम टाइम ही कैन नॉट वर्क इन एनी अदर इंडस्ट्री। दिस वे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अल्टरनेटिव यूजेस। कोई वर्कर है, वो टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा है, तो जिस वक्त वो काम कर रहा है उसी वक्त वो दूसरी जगह पर काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि फैक्टर के अल्टरनेटिव यूजेस है, लिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, वीट और राइस वाला। Meaning explanation: if factor of production is used in the production of one commodity, so the next best alternative is left out.
अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसी एक कमोडिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करें प्रोडक्शन करने के लिए, तो दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो जाने देना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ अनबॉर्न और अनप्रोड्यूस्ड कमोडिटी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड कमोडिटी। हमने जो प्रोड्यूस्ड किया है और उसके लिए जो हमने जाने दिया है ना, जो सेक्रीफाइस किया है, तो जो सेक्रीफाइस किया है वही क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है दोस्तों। वन पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हीट और राइस। एक जमीन का टुकड़ा है जिसमें व्हीट या तो राइस कल्टीवेट कर सकते हैं। इफ wheat is produced on the piece of land, the income of 2 lakh rupees can be earned, and if rice is produced, the income of rupees 3.5 lakh can be earned। मान लो फार्मर हम लोग हैं, अगर हम लोग व्हीट कल्टीवेट करते तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर हम लोग राइस कल्टीवेट करेंगे तो 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा बिहेवियर क्या होगा, हम लोग राइस कल्टीवेट करेंगे। फार्मर्स बिहेवियर इज रैशनल एंड लॉजिकल, हमारा बिहेवियर रैशनल होगा, लॉजिकल होगा। सो ही विल लीव द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड प्रोड्यूस राइस इन विच ही इज अर्निंग टोटल रुपीज 3.5 लाख। तो हम लोग व्हीट के प्रोडक्शन को जाने देंगे और राइस का प्रोडक्शन करेंगे और 3.5 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन 3.5 लाख रुपए के लिए हमने कितने लाख रुपए जाने दिए, कितने लाख रुपए वाला ऑप्शन जाने दिया, तो 2 लाख वाला व्हीट का ऑप्शन जाने दिया। तो वही 2 लाख रुपए क्या है, 3.5 लाख राइस की क्या है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो जो हमने जाने दिया ना वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। टू गेट द इनकम ऑफ रुपीज 3.5 लाख फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस के प्रोडक्शन से 3.5 लाख रुपए की जो इनकम हुई, फार्मर लेफ्ट आउट इनकम ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, और 2 लाख रुपए की जो व्हीट की जो हम लोगों ने गिनी थी कि भाई व्हीट उगाएंगे तो 2 लाख रुपए इनकम होगी, वो वाला ऑप्शन हमने जाने दिया। So the left out income of rupees 2 lakh from the production of wheat is the opportunity cost of rupees 3.5 lakh earned from the production of rice। यही 2 लाख रुपए जो हमने जाने दिए, यही 2 लाख रुपए व्हीट के जो हमने जाने दिए, वही क्या है, 3.5 लाख रुपए राइस की जो इनकम हमने कमाई, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो जो ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन जब हमारे पास होते हैं तो हम लोग कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और बाकी के ऑप्शन जाने देंगे। जो ऑप्शन हमने जाने दिया वही हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशंस क्या है, तो दोस्तों सिंपल लिमिटेशन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब होगी, जब आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अल्टरनेटिव यूजेस हो। लेकिन अगर मान लो ऐसा फैक्टर है जिसका एक ही यूज है, ऐसी जमीन है जहां पर ग्रास के अलावा, मतलब जो घास होता है उसके अलावा कुछ कल्टीवेट ही नहीं हो सकता है, तो फिर वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ही नहीं, क्योंकि एक ही यूज है उसका। तो पहली जो लिमिटेशन है यहां पर वो है फैक्टर विथ वन यूज, एंड सेकंड है फैक्टर हैविंग स्पेसिफिक यूज। स्पेसिफिक यूज मतलब कोई फैक्टर ऐसा है, जैसे मान लो कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, तो वो कंप्यूटर इंजीनियर अगर अपनी फील्ड में जॉब करेगा तो ही उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो ही उसको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। तो वो जो कंप्यूटर इंजीनियर वाला जो जो पर्सन होगा, वो ज़्यादातर वो अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो डिग्री है, वो कहाँ पर यूज़ करेगा, तो जहाँ पर उसकी जो फील्ड होगी वो वहीं पर काम करेगा, दूसरी कोई फील्ड में वो काम करना नहीं चाहेगा। इसको बोलते हैं फैक्टर हैविंग स्पेसिफिक यूज़। यहाँ पर भी अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है। जहाँ पर अल्टरनेटिव यूजेस होंगे ही नहीं, जहाँ पर अल्टरनेटिव यूजेस हो, तो वहाँ पर आपने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया, और अगर जो सेक्रीफाइस नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ये समझाते हैं कि हमें बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हमारे पास पूरी दुनिया में सबके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड है, तो हमें रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ को सिलेक्ट करना है और बाकी सारे यूज़ को जाने देना है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको और मुझे क्या समझाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और बेस्ट यूज़ सिलेक्ट करना है। तो ये दोनों कॉस्ट मैंने आप लोगों को समझाई। कुछ प्रॉब्लम हो तो जब भी डाउट का लेक्चर्स होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग अकाउंटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर हिसाब रखने के लिए पता कैसे चलेगा सर, खर्चा कम से कम कैसे करे, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए तीसरी कॉस्ट वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम लोग समझेंगे, मॉनेटरी कॉस्ट। आज के लिए हम लोग रखते इतना, आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग रखते इतना, मिलते नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।